नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए अपने इस चैनल पे डिजाइन ऑफ शाफ्ट का ही एक टॉपिक लेके आया हूं। और हमने जो पिछले वीडियो अपने लास्ट लेक्चर दो जो कवर किए थे उसमें मैंने बताया था आपको शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। और शाफ्ट का जो बेसिक जितने भी मैंने इसके बेसिक्स थे आपको सबको बता दिया है। बेसिक दैट इन द सेंस कि ये होता क्या है, शाफ्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप की फेलियर्स आती हैं। फेलियर्स तो बताया नहीं हूं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो किस किस टाइप से कौन से बेसिस पे उसको डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में कवर करवा चुका हूं। सो आज का जो टॉपिक होगा वो भी शाफ्ट ही है, बट शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। सो हियर इज योर टॉपिक नाउ, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। चलिए, बहुत सिंपल सा रहने वाला है। ट्विस्टिंग मोमेंट के केस में आपने टॉर्क को जाना, टाउ को जाना है, और इसके टर्म में आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वो था आपका जो टी था इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू के फॉर्म में था। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था डेरिवेशन से, है ना। आज चलिए, आज का टॉपिक है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि जो ये आपका जो शाफ्ट होता है वो या तो बेंडिंग से, ट्विस्टिंग से, या कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ये कंडीशन ये सारे ये दोनों चीजों या तीनों चीजों के कारण इसमें क्या होती है, फेलियर आती है। किसके किसके कारण मैंने बताया है, या तो हो सकता है आपका ट्विस्टिंग, ओके, जस्ट लाइक यू कैन से आपका हो सकता है ट्विस्टिंग हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इनके कारण उस पर्टिकुलर जो हमने शाफ्ट हम लोग जो जानते हैं, जो देखे हैं, मान लीजिए शाफ्ट है आपका, तो इन शाफ्ट पे क्या आती है ना, या तो ऐसा मूवमेंट आ सकता है, ये देखिए बेंडिंग होगा आपका, और रोटेशनली मूवमेंट जो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है। इनके कारण इसमें डिफेक्ट आती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन पे इसमें क्या आती है, फटीग आ सकता है। याद करेंगे, फटीग क्या होता है, क्या होता है, इट इज द फिनोमिना विच इज ऑकर्ड ड्यूरिंग दी रिपीटेड लोड्स। अगर मैं सिंपल सा एक चीज की बात करता हूं, जैसे कि ये कोई रॉड या बार है और इसमें रिपीटेड लोड है, दैट मीन साइक्लिक लोड अगर लग रहे हैं, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन का आप इस पे लोड लगा रहे हो, ये क्या है आपका, इवन नहीं है, इन द सेंस ये वेरी करता है। और एक समय के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर इसको रख दो, इसको दैट मीन्स जो रिपीटेड लोड है वो इस बार पर पड़ रहे हैं, इस रॉड पर पड़ रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं पर इस स्टार्टिंग में क्रेक इनिशिएशन आपका होगा। याद रखेंगे, क्रेक इनिशिएशन, तो कहीं ना कहीं आपका क्रेक फॉर्म होना चालू हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, क्रैक जो होगा आपको ग्रोथ करना चालू हो जाएगा। क्रैक क्या हो जाएगा, क्रैक प्रोपोगेशन बोलते हैं जिसको, क्रैक प्रोपेगेशन ये हो जाएगा। क्रैक इनिशिएशन, क्रैक प्रोपोगेशन होगा, और फाइनली जब ये इसके जो साइज है क्रैक की अगर वो बड़ी हो जाएगी, है ना, रेसिडुअल जो स्ट्रेसेस होती हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, मान लीजिए यहां पर ज्यादा हो गई, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो नॉर्मली जो शाफ्ट में जो ब्रेक जो टूटता है शाफ्ट, वो नॉर्मली फटीग के कारण होता है ना। और फटीग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ना, जो साइक्लिक लोड पे डिपेंड करता है। और इसकी एक अब फटीग, जैसे कि हमको पता है कि ये शाफ्ट होता है, इसकी भी एक लाइफ होती है। मान लीजिए इसको 5 ईयर्स, या जैसे बीयरिंग आप जानते हैं, बीयरिंग, तो उनकी एक लाइफ होती है कि इतना रिवॉल्यूशन वो घूमेगा। और अगर वो मान लीजिए उसको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 1,00,000 आरपीएम घूमने की, 1,00,000 तो बहुत छोटा होगा, बहुत सारा आरपीएम होता है, 10⁻6 आरपीएम ऐसा टाइप का होता है। तो मान लीजिए ये घूम रहा है और अपने रोटेशन उस
पर्टिकुलर एप्लीकेशन के दौरान है ना, उस साइकिल के दौरान वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा कहीं पर, मीन्स उस पर फटीग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर कहलाएगा वहां पर। ओके, तो ये छोटा सा डिस्कशन था। चलिए, अब हमको पता है कि जो शाफ्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोटरी एलिमेंट होता है ना, और क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन करता है। तो और ये बहुत क्या होता है इसमें, मान लीजिए इसमें अगर मैं बेंडिंग की बात करता हूँ, जस्ट लाइक वी कैन से कि अगर हम इसमें सिर्फ बेंडिंग फिनोमिना डालते हैं, मान लीजिए अभी मैं बेंडिंग की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए शाफ्ट है आपका यहाँ पर से और यहाँ पर से, मान लीजिए एम जो है इसमें बेंडिंग है, ये मान लीजिए लेंथ मान लेता हूँ शाफ्ट का, ये जो है मान लीजिए डाया है डी। तो इस टाइप से ये एक अरेंजमेंट है इसका, है ना। अब बेंडिंग के कारण मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट तो होता है इस शाफ्ट को रखने के लिए, है ना, माउंट्स होती हैं और अलग से एसेसरीज नहीं बोल सकते, है ना, और सपोर्टिंग डिवाइसेस होती हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर एम की कहीं पर ज्यादा मिल रही है, बेंडिंग एक पर्टिकुलर प्लेस पे ज्यादा मिलेगा, तो ये यही कहीं से डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। यही बात समझ, तो बेंडिंग के कारण इस टाइप का शेप इसमें आ जाएगा। और ये जो बेंडिंग फिनोमिना जनरेट होगी ये दो वजहों से होती है, एक तो हो सकती है टेंसाइल की वजह से, और दूसरा हो सकता है कंप्रेशन, कंप्रेसिव लोड की वजह से। तो इसको आप इन द सेंस स्ट्रेस भी बोल सकते हो यहाँ के लिए वो। तो इन दोनों के कारण उसमें क्या होंगी, फेलियर आएंगी इस शाफ्ट के अंदर। तो उसी को हमको क्या करना है, रोकना है। तो कैसे कर सकते हैं, और अगर वो बेंडिंग मोमेंट है वहां पर, तो उस हम जो ये डी दिख रहा है आपको, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इसको कैसे निकालेंगे, हमने ट्विस्टिंग के लिए देखा है। तो बहुत सारा सिंपल सा चीजें हैं। चलिए मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बताया कि जो बेंडिंग फिनोमिना ऑकर होती है किसी भी शाफ्ट के अंदर, वो किसके कारण होती है बताइए, वो होती है आपके या तो टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल लोड के कारण, या फिर कंप्रेसिव के कारण। तो चलिए उसी को मैं आगे बता रहा हूं। तो लेट करते हैं, सपोज, चलिए सिंपल सा है, लेट जो आपका डी होगा, स्मॉल डी, वो इसको मान लेते हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्या मान लेंगे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट मान लेते हैं। चलिए अब गिवन, और क्या क्या मानना पड़ेगा, एम मान लूंगा, एम क्या हो जाएगा बताइए, बेंडिंग मोमेंट। क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, ये एम की वैल्यू है। वैसे ही और क्या ले सकते हैं इसमें, आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है π/64 इंटू डी पावर 4। ये जो होगी आपके सॉलिड शाफ्ट के केस में होगी, याद रखेंगे, फॉर ए सॉलिड शाफ्ट। और इसकी वैल्यू जो है π/64 इंटू डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4, ये जो होगी इसकी वैल्यू, ये आपकी हॉलो शाफ्ट के लिए होगी। ये तो सिंपल सा है। तो ये दोनों वजहों से है ना, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए दिस वैल्यू, ये वैल्यू को प्रीफर करेंगे, फॉलो करेंगे, और हॉलो के लिए ये। तो ये हो गया DIA। और क्या हो सकता है, आपने बेंडिंग इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा। चलिए ये तो मैं लिख लिया हूं, इसको याद रखेंगे आप, है ना। आपने बेंडिंग इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा। तो यहां से जो हम डिजाइन करेंगे बेंडिंग मोमेंट से, तो हम शाफ्ट को साइज कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर डी कैसे निकाला जाता है, उसी चीज को यहां पर देखेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, मैं आपको बता देता हूं एक बार और, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, जो इक्वेशन है वो क्या होता है, ये होता है M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R। ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। क्या क्या होता है मैंने बता दिया, जो M होता है ये होता है बेंडिंग मोमेंट, I जो होता है इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहाँ सिग्मा B लिख रहा है, इसको बेंडिंग स्ट्रेस मान सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। और किसके कारण, क्या क्या हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव। चलिए ये दो चीजें हो सकती है। और ये जो Y होता है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर, डिस्टेंस
फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, रिमेंबर है ना क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूट्रल एक्सिस टू दी आउटर मोस्ट फाइबर, आउटर मोस्ट फाइबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक व्यू देखते हैं शाफ्ट का इस टाइप से, तो मान लीजिए ये आपका डी होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस मान लेता हूं, इट्स d/2। आउटर मोस्ट फाइबर ये और ये आउटर होगा, तो ये हो गया। और वैसे ही ये आपका जो ई दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है पता है, इलास्टिसिटी होती है किसी भी मटेरियल की, इलास्टिसिटी। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ पुली लिख सकते हैं आप यहाँ पर, रेडियस ऑफ पुली। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जहाँ पर वो शाफ्ट फिट होगा वहाँ की रेडियस ऑफ रोटेशन या रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो बोलते हैं वो है। चलिए ये चीज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम लोग आगे ही बढ़ते हैं इसी इक्वेशन से। तो मैं यहाँ से दो वैल्यू उठा लेता हूँ, ये इक्वेशन के अंदर m अपॉन आई अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये वैल्यू स्टार्ट। तो टेकिंग कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, याद रखेंगे m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई, यहाँ से हम लोग वैल्यू लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैंने बताया है, आप अभी कंसीडर हम लोग करते हैं, कंसीडरिंग कौन सा शाफ्ट ले लेता हूं मैं, पहले सॉलिड शाफ्ट ले लेता हूं, कंसीडरिंग सॉलिड शाफ्ट। चलिए सॉलिड शाफ्ट लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, m को जस्ट एज इट इज रख दीजिए, i हो जाता है सॉलिड शाफ्ट के लिए π/64 इंटू डी पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी को भी सिग्मा बी रहने दो, y इज इक्वल टू मैंने माना है d/2 आप रखोगे, ठीक है, हाफ होगा डायमीटर का। चलिए अब इसको मैं देखिए यहाँ से 2 और ये 32 हो जाएगा, एक डी कैंसिल हो, यहाँ पर 3 बचेगा, तो m के टर्म में रख लेता हूं, तो मुझे मिलेगा m इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यूब, मिलेगा कि नहीं। चलिए ये मुझे फाइनली मिल गया, ये आपका हो जाएगा बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। और इस इक्वेशन का यूज करके आप जो ये डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इसको निकाल सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। एम मोमेंट आपको पता है कैसे निकालना है, अगर क्वेश्चन में मोमेंट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं देगा, और नहीं दिया होगा तो आपको कुछ लोड या रिएक्शन दी होगी, जैसे कि जस्ट लाइक दिस, मान लीजिए इस टाइप से कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आप तो मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज मैं एक आपको जल्दी क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये तो पहला हो गया, किसके लिए हुआ है बताइए, ये आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए हुआ। चलिए अब मैं इसको हॉलो शाफ्ट के लिए करता हूं, इक्वेशन को याद रखेंगे, m इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यूब, याद रखेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट इसी इक्वेशन को फिर से लेता हूं, और ले रहा हूं मैं कंसीडरिंग हॉलो शाफ्ट, चलिए तो m रहेगा, i की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना होता है, मैंने बताया π/64 इंटू डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी ही रहेगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आउटर बाई 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 32 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू फिलहाल के लिए आपको होगा π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनसाइड पावर 4 अपॉन डी आउटर, ये देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां से। ओके चलिए नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे, इसी को, ये तो वैल्यू हो गई, अब आगे चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको मिलेगा कि m इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा बी, वहां से मैं डी आउटर पावर क्यू अपॉन डी आउटर को बाहर निकाल लेता हूं, सॉरी पावर 4 को, तो पहले में बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा डी इनसाइड अपॉन डी आउटसाइड का पावर 4, ये ऐसे आपको मिलने वाला है। यहां से करेंगे 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी आउटर क्यूब 1 माइनस डी इनसाइड अपॉन डी आउटसाइड होल का पावर 4। चलिए ये तो m की वैल्यू आ रही है। अब हमको पता है कि वी ऑल नो, हमने प्रीवियस जब सॉलिड का मैंने सेटिंग आपको बताया था तो एक रेशियो बताया था, रेशियो बिटवीन इनसाइड डायमीटर
ऑफ द शाफ्ट टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो क्या बताया था मैंने, बताइए। तो उसको माना था मैंने K, और K इज इक्वल टू बताया था डी आई अपॉन डी आउटर, डी इनसाइड अपॉन डी आउटर। तो इसका क्या था बताइए, इनसाइड डायमीटर ऑफ हेलो शाफ्ट अपॉन आउटसाइड डाया ऑफ हेलो शाफ्ट। चलिए ये वैल्यू मैंने आपको यहां से बताया है। तो आप ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, टोटल बताइए। ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू सिग्मा बी इंटू टी आउटर क्यूब 1 माइनस के पावर 4। ये बनने वाला है ये। और यहां से आप डी आउटसाइड की वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद ये जो मैं के इक्वल टू रिलेशन बताया डी आई इनसाइड अपॉन डी आउटसाइड, वहां से आप डी इनसाइड की वैल्यू निकाल लेना। तो ये कंप्लीट डिटेल था, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये आता है, और बहुत ही जरूरी चीज था, बिकॉज आप शाफ्ट का एप्लीकेशन देखिए वो जगह जगह होता है। तो बेंडिंग के कारण अगर हुआ तो हम डायमीटर कैसे फाइंड करें, तो ये उसका एक तरीका है। चलिए अब इसको मैं क्वेश्चन से आपको करवा रहा हूं, तो चलिए देखिए। आपके सामने क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है कि अ पेयर ऑफ व्हील, चलिए देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है और लिख देता हूं। चलिए प्रॉब्लम है आपका कि क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ व्हील ऑफ ए रेलवे वैगन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और वो कुछ इस तरीके का है। लिखा है कि क्वेश्चन अ पेयर ऑफ व्हील, देखिए एक व्हील है, उसका जो पेयर है ना, हम लोग देख लेंगे। पेयर ऑफ व्हील ऑफ अ रेलवे वैगन, तो आपने देखा होगा रेल वैगन कैरीज अ लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन ऑन ईच एक्सल। तो एक्सल पे है ना, यहाँ पर लिखा है कितना लोड कैरी करता है, एक एक्सल पे 50 किलो न्यूटन का लोड जो है कैरी करता है। एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm आउटसाइड दी व्हील बेस। तो जहां पर व्हील बना होगा है ना, मैंने देखिए इस आप डायग्राम से कुछ इस तरीके समझ सकते हैं। ये देखिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सल है ना, और ये व्हील यहाँ पर एक लगा हुआ है, एक्सल व्हील, यहाँ पर भी एक्सल व्हील लगा हुआ है। ये आउटर जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है। देखिए 100 mm यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों साइड से बाहर से, और 50-50 का लगा, यहाँ पर 50 का लगा, यहाँ पर 50 का लगा हुआ है। ओके, और जिसका डिस्टेंस है 1.4 मीटर, और ये 100 mm आउटर साइड से दोनों लोड कैरी कर रहा है। ठीक है, लिखा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ एक्सल। तो डायमीटर ऑफ एक्सल आपको जो यहाँ पर है उसी को निकालना है। और इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 100 मेगापास्कल, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सिग्मा बी की वैल्यू दी हुई है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो देखिए अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊं तो सबसे पहले मुझे गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन में हम लोग देखेंगे कि जो लोड की वैल्यू पी मान लेता हूं वो आपका दिया है 50 किलो न्यूटन, इन द सेंस 50 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। ओके, अब ये डिस्टेंस दिया है, छोटा छोटा डिस्टेंस, इसको हम एल मान लेते हैं और इसको लिखते हैं 100 mm। ओके, और जो टोटल लंबाई है देखिए इसको मैं एक्स मान लेता हूं, यहां से यहां। तो जो बीच का जो रेलवे वैगन है ना, रेल देखिए गेज ऑफ रेल, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा कितना, 1.4 मीटर, इन द सेंस 1400 mm। और सिग्मा बी की वैल्यू आपको दी हुई है 100 मेगा पास्कल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और लेट कर लेते हैं कि D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ एक्सल, और इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसको मैं एक सिंपल सा डायग्राम से पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन क्लियर है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप सभी। तो चलिए ये तो हो गया। अब मैं इसको, अब गिवन पूरा आपको पता चल गया है। चलिए चलिए देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। रेलवे वैगन है, उसका जो एक्सल दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप 50 किलो न्यूटन का बोथ साइड आपको लोड लगा है, और इसकी जो दूरी होगी इस व्हील से यहाँ से वो 100 mm होगा। तो 1.4 मीटर ये है आपका। तो चलिए मैं यहाँ पर रिएक्शन एक फाइंड कर लेता हूँ, सिंपल सा
मान लीजिए इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, तो ये एक हो जाएगा, यहाँ से एक रिएक्शन वेट करेगा, एक यहाँ जाएगा और एक ऊपर की ओर जाएगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं आर बी और इसको मान लेते हैं आर सी, ठीक है, और यहाँ पर ए और यहाँ पर है डी, तो ये 50 है, ये भी 50 है, यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये 100 mm, ये हो जाएगा 1400 mm और ये भी 100 mm। ओके, सो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब हमको वैल्यू फाइंड करती जानी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ मोमेंट चाहिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर मिलेगा मुझे, या तो बी पे मिलेगा या फिर सी पे मिलेगा, एंड पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर लिख देता हूं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट्स ऑन दी व्हील, तो व्हील पर होगा और इसकी वैल्यू होगी, तो m इज इक्वल टू, हमको पता है P इंटू होता है L, या यहां से भी वही होगा, तो वैल्यू हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 पावर 3 इंटू इसकी वैल्यू है 100, तो हो जाएगी 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन mm। मोमेंट की वैल्यू मिल चुकी है फाइनली, ठीक है। अब व्हेन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, अगर शाफ्ट जो बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट के कारण फेल हो रहा है उसमें, या फिर उसमें बेंडिंग मोमेंट है, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कैसे दिया जाता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यूब। जस्ट इसको डिराइव किए थे अभी और उसी को हम आगे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कराते हैं। चलिए तो दोनों को मैं इक्वेट कराऊंगा फाइनली, ये देखिए दोनों को इक्वेट करा रहा हूं, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बताओ, 5 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 बाई 32 इंटू सिग्मा बी की वैल्यू है 100 इंटू इसको हम मान लेते हैं डी क्यूब। तो यहां से आप पाएंगे कि जो डी क्यूब की वैल्यू आ रही है वो आएगी आपको 5, अभी मैंने कैलसी से किया है तो उस पर 509295.81 mm। सो आप डायमीटर ऑफ एक्शन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 79.858 mm। ये आपको यहां से मिला, बट हमको पता है कि यदि डायमीटर जो है बिटवीन 60 और 110 mm के बीच में आ रहा है तो आपको 10 mm क्या लेना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। तो ये वैल्यू किसके किसके बीच आएगी, 70 to 80 के बीच। तो 10 mm स्टेप मीन्स 80 इसका फाइनल वैल्यू होगा। अगर 70 और 80 के बीच में कुछ भी है तो आपको 80 mm लेना पड़ेगा, 80 और 90 के बीच में कुछ भी है तो 90 mm लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये आपको डिजाइन ऑफ शाफ्ट में पहले ही वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो चलिए ये तो सिंपल हो गया। ओके 60, तो आपका जो 62 अगर 110 के बीच में वेरी कर रहा है या अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है आपका डायमीटर, तो आप 10 mm स्टेप यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल आंसर आएगा, नाउ द डायमीटर ऑफ दिस एक्सल इज D इज इक्वल टू 80 mm। D इज इक्वल टू 80 mm, यही आपका क्या बनने वाला है, क्या है आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। और सो इस तरीके से आपका ये शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट का जो डेरिवेशन होता है, किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट उसमें एक्ट करता है और कैसे उसका साइज हम निकालते हैं, उसको मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है और साथ ही साथ इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दिया है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब शाफ्ट में कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट आता है तो किस किस तरीके से उसमें फेलियर आ सकती है और उस दौरान उसमें जो शाफ्ट का डायमीटर है उसको कैसे निकाला जाता है। तो उस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा। सो तब तक आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझिए और एक एग्जांपल के साथ इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू।